Hello learner, this is Richa Sureka. A very warm welcome to our UGC Net JRF YouTube channel. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। तो हम अपनी टीचिंग एप्टीट्यूड की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे थ्योरीज, जो टीचिंग एप्टीट्यूड में थ्योरीज हैं उनको हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से देखिए थ्योरीज हैं, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, बिल्कुल समझते हुए चलिएगा। बहुत सारे एजुकेटर अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं। थ्योरी देखिए सेम ही है, लेकिन लोगों के पढ़ाने का तरीका अलग होता है, इसलिए आपकी समझ में कभी कभी कुछ और चीजें आ जाती हैं। सो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि जो मैं समझाना चाहती हूँ वही आपके समझ में आए। इसका मतलब है कि जो थ्योरी में लिखा है, जैसा कि बताया गया है, वही चीज आपको बताई जाए, जिससे कि आपको प्रॉपर सेम अंडरस्टैंडिंग हो। ठीक है, तो मैं प्रॉपर विजुअलाइजेशन के साथ आपको हर एक चीज क्लियर करूंगी और स्टार्ट करते हैं अपना ये सेशन। तो इसमें जो आपकी थ्योरी हम कवर करेंगे, इसमें हम देखेंगे बिहेवियरिज्म की थ्योरी है, ठीक है, कॉग्निटिविज्म है और कंस्ट्रक्टिविज्म है। ठीक है, थ्योरी को प्रॉपर क्लासिफाई किया गया है और प्रॉपर इमेजेस फोटोज के साथ हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो ये सेशन होता है वो स्टार्ट कैसे होता है, कुछ वार्म अप एक्सरसाइज के साथ, है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वार्म अप एक्सरसाइज, जिसमें हम करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपके जो है ये सभी PYQ ही है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव मीन्स। अच्छा, लर्निंग का क्या ऑब्जेक्टिव होगा? इतने टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, आपको इसका ऑब्जेक्टिव तो पता होना चाहिए। लर्निंग एक्सपीरियंस, क्या पढ़ते पढ़ते पढ़ने का एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं। कॉन्शियस आउटकम, ओके, academic achievement, okay, and the fourth option intended learning outcome। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, इंटेंडेड लर्निंग आउटकम। इसका मतलब आप जानते हैं, इंटेंडेड लर्निंग आउटकम का मतलब क्या होता है कि जो इंटेंशन था, जैसे कि अगर कोई बच्चा बीटेक करने जाता है तो उसका इंटेंशन क्या होता है, क्या इंटेंशन बीटेक करना है, बीटेक में अच्छे से पास आउट हो जाना है, या इंटेंशन ये है कि किसी कॉर्पोरेट में बेटर अच्छी जॉब करना। ठीक है, तो जो इंटेंडेड लर्निंग आउटकम है, यानी कि बीटेक करने के बाद यानी इंजीनियरिंग करने के बाद आउटकम क्या होता है, कॉर्पोरेट में जॉब करना, जैसे कि JRF करना। तो जस्ट JRF क्लियर कर लेना दैट इज द ऑब्जेक्टिव नहीं। JRF करने के बाद भी आपका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आपको अच्छा कॉलेज मिल जाए जहाँ पे आप PhD करें, उसके अच्छे प्रोफेसर बन पाए आप, जो चीज आपको पढ़ाना चाहते हैं। तो इंटेंडेड लर्निंग आउटकम क्या होगा, जो केवल एक एग्जाम को पास कर लेना, दैट इज नॉट द इंटेंडेड लर्निंग आउटकम। इंटेंडेड लर्निंग आउटकम जो होल प्रोसीजर का जो प्रॉपर आउटकम आता है, दैट इज द इंटेंडेड लर्निंग आउटकम। ठीक है, एंड अवर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पर है, which of the following is an indicator of key behavior in effective teaching as a evident from researcher। देखिए, आपको मैंने बताया था दो तरीके के बिहेवियर होते हैं, एक तो होता है की बिहेवियर, दूसरा कौन सा होता है, हेल्पफुल बिहेवियर। ठीक है, तो की बिहेवियर में कौन सा होता है, 5 की बिहेवियर्स थे ना, जिसमें कि सारी चीजें, जैसे कि एक टीचर जब बहुत अच्छे से पढ़ाए, टीचर की सब उसकी नॉलेज वो बेटर तरीके से इम्पार्ट करे। ठीक है, और मतलब जहां पर टीचर का बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन बेटर हो, बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, तो ये की बिहेवियर थे। हेल्पफुल बिहेवियर क्या थे, जब स्टूडेंट के आइडियाज को यूज करना, ठीक है, स्टूडेंट प्रोबिंग करना, क्वेश्चनिंग करना, ये हेल्पफुल बिहेवियर थे। तो हमसे क्वेश्चन ने पूछा है की बिहेवियर। ठीक है, तो टीचर इमोशन इन डेवलपिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट, नहीं, ये तो नहीं है। इंगेजमेंट इन लर्निंग बाय द स्टूडेंट, यूजिंग स्टूडेंट आइडिया एंड कॉन्ट्रीब्यूशन। अच्छा, स्टूडेंट का आइडिया एंड उसका कॉन्ट्रीब्यूशन यूज करना, ये तो क्या था, हेल्पफुल का पार्ट था ना। यूज ऑफ प्रोसेस एंड कंटेंट क्वेश्चन ड्यूरिंग द टीचिंग। अच्छा, क्वेश्चनिंग किस में आता है, ये हेल्पफुल का पार्ट था। ठीक है, हमसे पूछा क्या है, की बिहेवियर पूछा है, यानी कि इंगेजमेंट इन लर्निंग बाय स्टूडेंट, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने की बिहेवियर भी लिख दिया है। अगर आपने पहले वाली एक्सरसाइज जो वीडियोस हैं वो नहीं किए हैं तो आप उनको कर लीजिए। यहाँ पे ये 5 की बिहेवियर है, यू कैन अगेन रिवाइज फ्रॉम हियर और टेक अ स्क्रीनशॉट।
ठीक है, एंड मूव ऑन। थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ टीचिंग विल इनकरेज इनडायरेक्ट लर्निंग। ओके, तो यानी कि इनडायरेक्ट लर्निंग और डायरेक्ट लर्निंग दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं हम। डायरेक्ट लर्निंग में कौन सी चीज आएगी, जब डायरेक्ट आपको पढ़ाया जा रहा है, जैसे कि मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ, दैट इज योर डायरेक्ट लर्निंग ना, कि टीचर जब एक क्लास ले रहा है बच्चे की, आप बुक से डायरेक्टली पढ़ रहे हो, तो ये क्या है, डायरेक्ट लर्निंग हो गई। ठीक है, इनडायरेक्ट क्या हो गया कि आप सोसाइटी में इधर उधर से डेमोस्ट्रेट, सोसाइटी में आप सीखते हो किसी से, ठीक है, कोलैबोरेट करके सीखते हो, ये इनडायरेक्ट लर्निंग का पार्ट हुआ। ठीक है, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट होना, यानी कि लेक्चर विद एग्जांपल, ये तो डायरेक्ट लर्निंग का पार्ट हुआ। टीम टीचिंग, ये भी एक तरीके से जो लेक्चर मेथड होता है उसी का एक तरीका होता है। डेमोस्ट्रेशन मेथड, यहाँ पे भी टीचर खुद करके बता रहा है तो आप इसको देख रहे हो, ये डायरेक्टली आप सीख रहे हो। कोलैबोरेटिव, जब बच्चे आपस में सीखते हैं। ठीक है, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, which among the following is the best field of study to improve the ability of a student to experiment and analysis। अच्छा, इनमें से कौन सा मतलब कौन सी फील्ड की स्टडी है, जैसे कि लिंग्विस्टिक की बात करें, सोशल स्टडीज, ह्यूमैनिटीज, साइंस, कौन सी चीज ऐसी है जहां पर एक्सपेरिमेंट सबसे ज्यादा किए जाते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, एक्सपेरिमेंट करने के लिए लैब होती है, केमिस्ट्री में भी होती है, बायो में भी होती है, सो साइंस इज दी बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल क्या चीज नहीं है, तो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल का मतलब क्या होता है, जो भी कुछ आपकी कोर्स स्ट्रक्चर के पार्ट में आपको प्रोवाइड की जाती हो, वो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल का पार्ट होता है। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल आर कंटेंट और इंफॉर्मेशन कन्वे विद इन द कोर्स, जो कि कोर्स में हो आपके, जैसे कि क्या हो सकता है, आपकी टेक्स्ट बुक हो सकते हैं, आपको प्रोवाइड किए जाने वाले जो लेक्चर होते हैं कॉलेज में, रीडिंग टेक्स्ट बुक, मल्टीमीडिया कंपोनेंट एंड अदर रिसोर्सेज इन दी कोर्स। ठीक है, तो ये आपके इंस्ट्रक्शनल मटेरियल का पार्ट होंगे। तो ऑडियो, पोस्ट कार्ड, प्रिंटिंग, स्टडी गाइड, ओवरहेड, देखिए आपको ओवरहेड प्रोजेक्टर नहीं मिलता है, यूट्यूब पे वीडियो मिल जाता है, प्रिंटेड वीडियो गाइड मिलते, पॉडकास्ट मिलते, पर प्रोजेक्टर नहीं मिलता। तो प्रोजेक्टर ये नॉट इंस्ट्रक्शनल मटेरियल का पार्ट नहीं है। Which among the following reflect the best quality of teaching in classroom? क्लासरूम में बेस्ट क्वालिटी ऑफ टीचिंग कब होगी, तो थ्रू फुल अटेंडेंस, मतलब कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि ये बता रहा है कि क्लासरूम में बहुत अच्छी टीचिंग हो रही है। ठीक है, अगर फुल अटेंडेंस है क्लासरूम में तो उसकी वजह से थ्रू द यूज ऑफ मैनी टीचिंग एड्स इन द क्लासरूम, बहुत सारे टीचिंग एड्स यूज कर लेना। ठीक है, बुक्स भी रख ली, ग्लोब भी रख लिया, वॉच भी रख लिया, सारी चीजें रख ली हैं। ठीक है, पूरा लैब बना दिया क्लास को। ठीक है, और थ्रू द ऑब्जर्वेशन ऑफ साइलेंस बाय द स्टूडेंट इन द क्लासरूम, अगर पूरा क्लास जो है वो एकदम साइलेंस है तो क्या उस टाइम पे थ्रू द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड बाय द स्टूडेंट इन द क्लासरूम। तो देखिए जो बेटर क्वालिटी की टीचिंग हो रही है ये पता चलता है जब क्वेश्चन किस तरीके के, जो बच्चे हैं वो किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कहाँ कैसे क्वेश्चन वे पुट अप कर रहे हैं टीचर से, तो तब पता चलता है कि इसको कॉन्सेप्ट की लर्निंग हुई है या फिर नहीं हुई है। ठीक है, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग learner characteristics is highly related to effectiveness of teaching। टीचिंग की इफेक्टिवनेस कहाँ पर सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, फैमिली साइज फ्रॉम द टीचर फ्रॉम विच द लर्नर कम, अच्छा उसके फैमिली साइज से, किसी के परिवार में 10 लोग हैं, 2 लोग हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है। प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ लर्नर, देखिए प्रायर एक्सपीरियंस, जहां पर भी बात आएगी प्रायर एक्सपीरियंस की लर्नर की, वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा टीचिंग लर्निंग के लिए। तो प्रायर एक्सपीरियंस पे ही टिक करेंगे। वैसे और ऑप्शन भी देख लेते हैं, एजुकेशनल स्टेटस ऑफ पेरेंट ऑफ अ लर्नर, जो लर्नर है उसके पेरेंट का एजुकेशनल स्टेटस, और पीयर ग्रुप ऑफ लर्नर, उसके जो फ्रेंड्स हैं पीयर ग्रुप्स, उनसे या उसके साथ वाले जितने भी लोग हैं उनकी क्या वो ग्रुप कैसा है। ठीक है, तो क्या उससे फर्क पड़ता है। तो देखिए जो सबसे ज्यादा हाईली रिलेटेड होगा, ऑब्वियसली देखिए आपके पेरेंट्स अगर पढ़े लिखे हैं तो उसका फर्क पड़ता है जरूर बच्चों की एजुकेशन पे। ठीक है, आपका ग्रुप कैसा है उससे जरूर फर्क पड़ता है कि आप मतलब आप कैसे बच्चे होंगे। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा हाईली रिलेटेड होगा कौन सा, कि आपकी खुद की नॉलेज कैसी है। ठीक है, तो प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ लर्नर।
चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपने आज की थ्योरीज। तो थ्योरीज में हमने जो है देखा कि पूरा क्लासिफिकेशन जो आपकी थ्योरी का है वो है बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म एंड कंस्ट्रक्टिविज्म। ठीक है, तो बिहेवियरिज्म में बिहेवियर, जैसे कि नाम से आपको लग रहा होगा कि कुछ बिहेवियर से रिलेटेड बातें की जाएंगी, कुछ ऐसी थ्योरी होगी जहां पर लर्नर के बिहेवियर में चेंज आएगा, दैट इज द बिहेवियरिज्म। कॉग्निटिविज्म आपको पहले बताया था, विच इज रिलेटेड टू माइंड, जहां पर माइंड संबंधित कुछ बातें होंगी, दिमाग से रिलेटेड चीजें होंगी, दिमाग की मेंटल एबिलिटी में कुछ चेंज आएगा, दैट इज द कॉग्निटिविज्म। एंड कंस्ट्रक्टिविज्म, जब हम नॉलेज को क्रिएट करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, नॉलेज को कहीं पे क्रिएट कर सकते हैं, वो कौन सा लेवल होगा? कंस्ट्रक्टिविज्म का लेवल होगा। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से मैंने क्लासिफाई किया है कि जो आपकी बिहेवियरिज्म की थ्योरी है वो क्लासिकल कंडीशनिंग है, ऑपरेंट कंडीशनिंग है एंड ट्रायल एंड एरर थ्योरी है। तो 3 थ्योरी आपकी बिहेवियरिज्म में है, इसको एज इट इज नोट डाउन कर लीजिए क्लासिफिकेशन। एंड कॉग्निटिविज्म विच इज रिलेटेड टू अवर माइंड, तो कॉग्निटिविज्म ही एक थ्योरी का नाम है। ठीक है, स्पाइरल सर्कुलम करिकुलम थ्योरी है, इनसाइड लर्निंग जहां पे इनसाइड्स लर्निंग की बात करते हैं, एंड सोशल लर्निंग। ठीक है, एंड कंस्ट्रक्टिविज्म में 2 थ्योरी है आपकी, थ्योरी ऑफ लर्निंग और ह्यूमैनिटीज ऑफ थ्योरी। यहाँ पर जो ये 2 थ्योरी दी है, इन सभी थ्योरी को हम कवर करेंगे, बट इस वीडियो में जो आपका कवर होगा ये वाला पार्ट आपका कवर हो पाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए हम पढ़ेंगे सबसे पहले क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक है, तो क्लासिकल कंडीशनिंग का क्या मतलब होता है? अब थ्योरी इज द क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, क्लासिकल कंडीशनिंग व्हिच इज डेवलप्ड बाय पावलो। ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग वाज नॉट डिस्कवर्ड बाय साइकोलॉजिस्ट, ये किसी साइकोलॉजिस्ट ने डिस्कवर्ड नहीं किया था। इट हैज अ ट्रेमेंडस इन्फ्लुएंस, इट इज बेस्ड ऑन अजम्पशन, ये थ्योरी अजम्पशन पे बेस्ड है। ठीक है, अ न्यू बिहेवियर, जो भी न्यू बिहेवियर जनरेट होता है यानी कि डेवलप होता है या चेंज इन द बिहेवियर अक्वायर्ड थ्रू द एसोसिएशन बिटवीन द स्टिमुलस एंड द रिस्पॉन्स। यानी कि यहाँ पर हम बात किस चीज की करेंगे? सबसे पहले तो ये अजम्पशन पे बेस्ड है और हम यहाँ पर बात करेंगे स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स की। ठीक है, अब आगे क्या बात है कि ऑल द लर्निंग, जो भी लर्निंग होती है विद इंटरैक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट होते हैं। ठीक है, विच इज डिपेंड, जो कि हमारे थॉट को प्रोसेस करके बनता है। ठीक है, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। एसोसिएशन ऑफ नेचुरल स्टिमुलाई विद एनवायरनमेंट केस में क्या होता है कि जो नेचुरल स्टिमुलस होता है एनवायरनमेंट के साथ उसको क्या करते जाते हैं? जोड़ते जाते हैं, स्टिमुलस को जोड़ते जाते हैं, एसोसिएट करते जाते हैं और उससे बिहेवियर में चेंज आता है। ठीक है, अ कंडीशनिंग बिटवीन 2 स्टिमुलाई, 2 स्टिमुलस के साथ में कंडीशनिंग की जाती है। ठीक है, बताएंगे कौन कौन सा स्टिमुलस है और इसमें 3 फेजेस होते हैं। ठीक है, तो 3 फेज कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है आपका बिफोर कंडीशनिंग, फिर ड्यूरिंग द कंडीशनिंग और फेज क्या होता है? आफ्टर कंडीशनिंग, कंडीशनिंग के बाद का। ठीक है, तो यहाँ पे समझना है इसको, आप पहले ये पूरा फिगर देख लीजिए। ये क्या है? बिफोर कंडीशनिंग, ड्यूरिंग कंडीशनिंग और आफ्टर कंडीशनिंग। अब मैं इसको ब्रेक करके बताती हूँ आपको। बिफोर कंडीशनिंग का मतलब क्या हुआ कि जब कोई कंडीशनिंग नहीं हो रही है, मतलब नेचुरल रिस्पॉन्स आ रहा है, नेचुरल चीजें हो रही हैं। ठीक है, जैसे जहां पर क्या होगा बिफोर कंडीशनिंग में? अनकंडीशनल स्टिमुलस, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। ठीक है, तो अनकंडीशनल यानी कि बिफोर कंडीशनिंग का मतलब क्या हुआ कि जैसे ये डॉग है, उसके सामने ये फूड रख दिया गया, तो ये अनकंडीशनल रिस्पॉन्स दे रहा है कि इसके मुंह में क्या आ रहा है? सलाइवा आ रहा है। और अनकंडीशनल स्टिमुलस यानी कि ये फूड, यानी कि फूड आता है तो सलाइवा आता है। दिस इज दी अनकंडीशनल स्टिमुलस और अनकंडीशनल रिस्पॉन्स हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखिए क्या है, एक नेचुरल स्टिमुलस रखा गया, जैसे कि विसल बजाई गई, यहाँ पे क्या कोई रिस्पॉन्स आया? नहीं आया, ये बिफोर कंडीशनिंग था। ठीक है, अब कंडीशनिंग यानी कि कंडीशनिंग के टाइम पे क्या होगा कि विसल और फूड दोनों को साथ में रखा गया। यहाँ पर क्या हो रहा है? ड्यूरिंग कंडीशनिंग, यहाँ पर होगा क्या? मैंने ये क्या रखा? ये स्टिमुलस है। ठीक है, ये फूड विसल ये सब क्या है? ये स्टिमुलस है। अब मैंने क्या कर दिया? इसको कंडीशन कर दिया कि फूड के साथ में विसल को कर दिया, तो कंडीशनिंग कर दी, कंडीशनल स्टिमुलस प्रेजेंट किया। तो यहाँ पर रिस्पॉन्स भी कैसा आया? अनकंडीशनल रिस्पॉन्स आया।
क्योंकि वो फूड को देख के सलाइवा आ रहा है अभी भी, बट विसल को देख के नहीं आ रहा। लेकिन फेज आफ्टर कंडीशनिंग का जो फेज होगा वहां पर क्या होगा, आफ्टर कंडीशनिंग में होगा कि जब सिर्फ और सिर्फ विसल भी रखी गई तो रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है, कंडीशनल, यानी कि अभी भी सलाइवा आना स्टार्ट हो गया। सो यू गॉट टू अंडरस्टैंड आई थिंक कि जब पहले विसल बजाई गई थी तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था, लेकिन जब कंडीशनिंग के बाद विसल बजाई गई तो कंडीशनल रिस्पॉन्स आया। ठीक है, तो यहां से ये समझ में आता है कि जो भी सिचुएशन अराइज करेंगे, यानी कि हम जैसे जैसे सिखाना चाहेंगे, सामने उसके स्टिमुलस ला के रखेंगे, उसके साथ उसको असिमिलेट करते जाएंगे, तब बच्चा सीखेगा। तो क्लासिकल कंडीशनिंग का मतलब ये होता है कि जिसके लिए आप सीखा हुआ रिस्पॉन्स दें। ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग का मतलब क्या होता है कि जो भी आपका लर्न्ड रिस्पॉन्स था वो जब आप देने लग जाएं तो यही होती है क्लासिकल कंडीशनिंग। ओके, आई थिंक यू गॉट दिस। एंड नाउ वी मूव ऑन ऑपरेंट कंडीशनिंग। अच्छा, ऑपरेंट कंडीशनिंग दिया किसने था, सबसे पहले तो ये गिवन बाय रीइंफोर्समेंट थ्योरी वाज गिवन बाय बीएफ स्किनर। एक्चुअली ऑपरेंट कंडीशनिंग हो या रीइंफोर्समेंट थ्योरी है, दोनों ही सेम बात है। तो इसको दिया था बीएफ स्किनर ने। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन लॉ और इफेक्ट। It is based that it state that individual's behavior is a function और its consequences। इंडिविजुअल का जो बिहेवियर होता है उसके फंक्शन और उसके कंसिक्वेंसेस से आते हैं, उसके परिणाम आते हैं। देखिए यहाँ पे बताना क्या चाहता है कि रीइंफोर्समेंट का तो मतलब आप समझते हैं ना कि कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसे रिवॉर्ड दो, और कोई खराब परफॉर्म कर रहा है, उसने कुछ मिस्टेक की है तो उसे पनिशमेंट दो। ठीक है, अब यहाँ पर करना क्या है आपको, रीइंफोर्समेंट थ्योरी क्या है, ये भी कुछ इसी तरीके का है। इंडिविजुअल्स बिहेवियर विद पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस। अच्छा ठीक है, अगर पॉजिटिव है तो उसको रिपीट कराओ बार बार। ठीक है, अब अगर इंडिविजुअल का बिहेवियर अगर निगेटिव है तो रिपीट नहीं होगा। ठीक है, बीएफ स्किनर या ऑपरेंट कंडीशनिंग जो चैम्बर, इन्होंने एक चैम्बर ही बनाया जिसको स्किनर चैम्बर बॉक्स भी बोला गया, वाज डिजाइन एज अ टीच रैट, किसी रैट को सिखाने के लिए था। ऑपरेंट कंडीशनिंग विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट वर परफॉर्म्ड इन ऑर्डर टू टीच द बिहेवियर। ठीक है, बिहेवियर में चेंज लाने के लिए जो भी कंडीशनिंग की जाएगी वो हम यहाँ पर समझेंगे रीइंफोर्समेंट थ्योरी में। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर होता क्या है कि रीइंफोर्समेंट में एक जैसे एक ये लैब है, देखिए अब यहाँ पर क्या है कि ये एक मतलब ये एक बॉक्स है। ठीक है, और यहाँ पर दो लाइट लगी हुई है, ये रेड लाइट है और ये ग्रीन वाली है। ठीक है, अब जब इसमें ये समझना है कि जब ये जो रैट है अगर ग्रीन लाइट ऑन होती है उस टाइम पे ये पुश करता है अपने चैम्बर को। देखिए यहाँ पर क्या है, व्हेन द लैब रैट प्रेस द लीवर, ये जो लीवर है इसको जब ग्रीन लाइट ऑन होती है तब ये जब प्रेस करता है उस टाइम पे क्या होता है कि इसको फूड मिल जाता है। ठीक है, बट जब ये रेड लाइट ऑन होती है उस टाइम पे जब इसको पुश करता है तो उसे करंट लग जाता है। ठीक है, इससे ये सिखाना चाहते हैं कि जब ग्रीन लाइट ऑन हो तभी तुम्हें से पुश करना है, देन यू विल गेट द फूड, और जब ये रेड लाइट ऑन हो तब अगर रेड इसमें पुश करता है तो यू विल हिट बाय द करंट। ठीक है, यही ये सब लिखा हुआ है यहाँ पर। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग का मतलब क्या हुआ कि रिवार्ड दो, जब उसने सही काम किया तो रिवार्ड यहाँ पर मिला, तो ये क्या हुआ, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। ठीक है, और जब उसने गलत काम किया तो कैसा उसको देना है, निगेटिव रीइंफोर्समेंट। गलत किया तो निगेटिव रीइंफोर्समेंट, को शॉक दिया, इलेक्ट्रिक शॉक। ठीक है, तो अब क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या डिफरेंस है इसको छोटा सा है, समझ लीजिए। इट इज गिवन बाय पाब्लो, इट इज गिवन बाय बीएफ स्किनर। ठीक है, इट इज नॉट ग्रेट डील ऑफ लर्निंग, इसमें कोई बहुत डीप लर्निंग नहीं होती है। ठीक है, और क्या होता है, ओनली कंडीशनिंग होती है, यहाँ पे किस तरह की लर्निंग नहीं होती। इसमें क्या होता है, रीइंफोर्समेंट थ्योरी है, रिवार्ड और पनिशमेंट की बात होती है। अगर अच्छा किया तो उसको रिपीटेटिव कराओ उसके, ताकि उसके बिहेवियर में वो चीज आ जाए। ठीक है, और उसी तरीके से अगर गलत करता है तो उसको दोबारा नहीं करने देना है, इस तरीके उसको डांटना है या मना करना है जिससे कि वो ना करे। ठीक है, इंक्रीज इन द बिहेवियर आइदर पॉजिटिव और निगेटिव, चाहे भी जैसा होगा उसके बिहेवियर में बदलाव आएगा। रीइंफोर्समेंट रिमूवल ऑफ निगेटिव बिहेवियर, रीइंफोर्समेंट से होता क्या है कि जो निगेटिव बिहेवियर है वो रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, ऑपरेंट कंडीशनिंग का मतलब जैसे ये भी तो समझ लीजिए कि हाँ, जैसे कि बच्चों को बोला जाता है ना
कि ठीक है तुम 10th का एग्जाम पास कर लो फिर तुम्हें मोबाइल दिला देंगे, तुम आज इतने परसेंटेज नंबर ले आओ फिर तुम्हें बाइक दिला देंगे। तो इस तरह का बच्चे और पेरेंट्स के बीच में भी डील होती रहती है। तो ये भी एक तरीके की ऑपरेंट कंडीशनिंग ही हुई कि जब बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसे अप्रिशिएट करना है रिवॉर्ड दे करके, और जब बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं करना है तो फिर उसे उसी तरीके का पनिशमेंट भी देना है। ओके, सो अब हम मूव करते हैं अपनी थर्ड थ्योरी पे, जो कि हमारी ये लास्ट थ्योरी है, दैट इज द ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ठीक है, तो ट्रायल एंड एरर थ्योरी में क्या होता है कि यहाँ पर आप नाम से समझ रहे हो कि ट्रायल एंड एरर, यानी कि कोई बच्चा है जो कुछ ट्राई करेगा सीखेगा। ठीक है, पहले एक बार ट्राई किया, नहीं एफर्ट किया, आंसर नहीं आया, फिर एफर्ट किया, आंसर नहीं, तो जब तक कि आपको सही पाथ ना मिल जाए, राइट मतलब अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच ना जाए, तब तक ट्राई करते जाना है। तो दिस इज दी ट्रायल एंड एरर थ्योरी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ट्रायल एंड एरर मेथड में क्या होता होगा कि आपको मोटिवेशन की ज्यादा जरूरत पड़ती होगी ना, कि एक बार ट्राई किया अगर ऑब्जेक्टिव नहीं मिला तो लोग ट्राई नहीं करते, तो क्या होगा कि वहां पे उनका मोटिवेशन नहीं रहता। तो वही चीज इसमें मोटिवेशन की भी बात करेगा। तो ट्रायल एंड एरर थ्योरी में क्या होता है, दिस टाइप ऑफ लर्निंग अकर व्हेन लर्नर अटेम्प्ट टू लर्न। ठीक है, लर्नर यहाँ पे बहुत सारे अटेम्प्ट करता है, यानी कि बार बार ट्राई करता है। attempt to learn by undertaking a number of alternative behavior trials and make the number of incorrect choice। बहुत बार, जैसे कि एक बार इस रास्ते पे गए, पता चला अच्छा यहाँ से आउटपुट नहीं आता, चलो इधर से जा करके देखते हैं, तो वो कई सारे इनकरेक्ट रास्ते भी उसको पता चलते हैं कि ये रास्ता है जहां पर आंसर नहीं आता, ये रास्ता है जहां पर आंसर आता है। तो बहुत सारे नंबर ऑफ इनकरेक्ट चॉइस भी करता है, जिसको कि एरर बोलते हैं, बिफोर द डिजायर्ड बिहेवियर लर्न, जब तक कि आप एग्जैक्ट आंसर पे नहीं पहुंच जाते तब तक। इसीलिए तो ये भी कहते हैं ना कि अगर गलती हो रही है तो वो गलत नहीं है, गलती हो रही है उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितनी गलती हो ठीक है, लेकिन उस गलती को बार बार रिपीट नहीं करना है। नई गलतियां करो चलेगा, लेकिन सेम गलती को रिपीट नहीं करना है। तो द ट्रायल एंड एरर मेथड, क्योंकि ट्रायल एंड एरर से भी हाँ आप गलत करके, बट आपको ये पता चला कि ये रास्ता गलत है, यहाँ पर नहीं जाना, दूसरे रास्ते पे जाना है। तो ट्रायल एंड एरर लर्निंग इन्वॉल्व डिजायर्ड रीच सम सॉर्ट ऑफ गोल, कोई एक सॉर्ट ऑफ गोल होगा, उस गोल तक आप पहुंच जाओगे। ठीक है, बट यहाँ पर उसको क्या कहते हैं, वो जो गोल होगा वही आपका मोटिवेशन होगा by the learner। It also involve trying the number of different behavior। जब आप बहुत सारे तरीके से, जैसे कि किसी एक क्वेश्चन का आंसर आपको फाइंड आउट करना है, आपने एक मेथड लगाया आंसर नहीं आया, दोबारा लगाया नहीं आया, तो उससे क्या होगा कि आप बहुत सारे डिफरेंट बिहेवियर को भी सीखते हो कि ट्राइंग नंबर ऑफ बिहेवियर। इसमें क्या करते हैं, आप अपने माइंड को एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है, आगे बढ़ाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। एंड व्हेन द करेक्ट रिस्पॉन्स, जब करेक्ट रिस्पॉन्स आ जाता है तो फाइनली आप अचीव कर लेते हैं और आपको क्या मिलता है, रिवार्ड of a learner and reinforcement। This is also known as SR theory। इसको SR theory, bond theory, connectivism theory भी कहते हैं। ठीक है, अब इस थ्योरी में क्या बातें होती है, इस थ्योरी में तीन चीजें होंगी, मोटिवेशन, एक्सप्लोरेशन एंड रीइंफोर्समेंट। ठीक है, मोटिवेशन, लर्नर का मोटिवेशन होना चाहिए, नंबर ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव। जो एक्सप्लोरेशन का मतलब क्या होगा कि जितने आप डिफरेंट अल्टरनेटिव आपने ट्राई किए, जितने सारे मेथड, वो एक्सप्लोरेशन हो गया। रीइंफोर्समेंट फाइनली, जब रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या होता है, जब आपको सही गोल मिल गया, सही जो आपका गोल था वहां पे जब आप पहुंच गए तो आपको मोटिवेट हो जाएंगे, मतलब आप अपने गोल को अचीव कर लिए, तो दैट इज द रीइंफोर्समेंट। ठीक है, अब थॉर्नडाइक ने पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट दिया था, एक एक्सपेरिमेंट दिया था, उसी के बॉक्स को पजल बॉक्स बोला गया, इसको इसी थ्योरी को समझाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, ये एक कैट है, ठीक है, ये कैट है और ये एक बॉक्स में पैक है, यहाँ पर इसका फूड है, यहाँ पर फिश रखी गई है। ठीक है, अब ये जो कैट है ये इस फिश को खाना चाहती है, बट वो कैसे खाए, क्योंकि वो तो एक बॉक्स में बंद है। तो ये बहुत सारा हिट एंड ट्रायल कर रही है, जैसे कि बार बार क्या कर रही है, बाइट ऐसे मारने की कोशिश कर रही है, जंप कर रही है, अप एंड डाउन चिल्ला रही है, बहुत सारी एक्टिविटीज कर रही है। ठीक है, फिर लास्ट में क्या करती है, यहाँ पर देखिए वो पुश कर रही है। ठीक है, लीवर को पुश किया, ये ऊपर जाएगा, गेट खुल जाएगा और ये बाहर आके अपना खाना खा लेगी। तो ये कैसे समझ में आया, जब इसने इधर भी गई होगी, हिट किया, इधर भी गई, ऊपर नीचे सब जगह, फिर उसको ये दिखा होगा एंड में, यहाँ पर इसने जब हिट किया, तब जब ये गेट खुला तब वो बाहर आई। सो ये दिस कॉल्ड द ट्रायल एंड एरर। फिर अब क्या होगा, जितनी बार भी
जितनी बार भी उसको ऐसे बॉक्स में पैक किया जाएगा वो सीख जाएगी ना, उसके बिहेवियर में ये चीज आ गई। तो जब भी उसके बॉक्स में आएगा तो वो फटाफट से अब जब नेक्स्ट टाइम उसको देंगे तो ये बार बार नहीं करेगी, वो सीधा पुश करेगी यहाँ पर। फिर नेक्स्ट टाइम जब देंगे तो और जल्दी। तो जितनी बार इसको ये जो सिनारियो है उसमें उसको पैक किया जाएगा इस तरीके से, जब उसको फूड दिया जाएगा तो उसके बिहेवियर में और वो फटाफट से आंसर करने लग जाएगी। तो यहाँ पर देखिए ये 3 बातें कहते हैं, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज और लॉ ऑफ इफेक्ट। उन्होंने 3 लॉ दिए। दिस इज दी लॉ ऑफ रेडीनेस, डिग्री ऑफ प्रिपेयर्डनेस। जो कैट है या जो बच्चा है वो कितना रेडी है, तो डिग्री ऑफ प्रिपेयर्डनेस कि एक्सरसाइज करने के लिए। लॉ ऑफ एक्सरसाइज, या एक्सरसाइज का मतलब होता है कि बहुत जितनी बार वो एफर्ट करेगा, जैसे कि जितनी बार पुश करेगी वो लीवर को कैट, उतनी जल्दी उसका आउटकम आने लगेगा। लॉ ऑफ इफेक्ट, लर्निंग मच मोर इफेक्टिव व्हेन गेट मोर सेटिस्फैक्शन। जब सेटिस्फैक्शन मिलेगा तो आपकी इफेक्टिवनेस जो लर्निंग है वो और बेहतर होगी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे आगे आने वाले लेक्चर में। और आपको आई होप कि मेरी ये सीरीज बहुत पसंद आ रही होगी, आपको सभी थ्योरी अच्छे से समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपको किसी भी चीज में डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताना मुझे, या फिर आप मुझे टेलीग्राम या डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।